नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां 15 साल के शासन और 5 साल विपक्ष में रहने के बाद बीजेपी ने फिर सत्ता में वापसी की है। लेकिन मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कैबिनेट विस्तार पर पेंच फंसा हुआ है। नतीजे आने के 17 दिन बाद भी साय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार आखिरकार कब होगा। कैबिनेट विस्तार में पेच कहां फंसा है। विधानसभा सत्र के बाद क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रियों के लिस्ट पर अभी दिल्ली से क्या मुहर नहीं लगी है। और सवाल यह कि छत्तीसगढ़ में क्या नो रिपीट वाला जो फॉर्मूला गुजरात में बीजेपी ने अपनाया था वही देखने को मिलेगा। आज चर्चा इसी मसले पर, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, मंडप तैयार है लेकिन दूल्हे का पता अभी किसी को नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मंच सज चुके हैं, लेकिन अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मतलब मंच तैयार, मंत्रिमंडल का इंतजार वाली स्थिति है। रायपुर का इंडोर स्टेडियम नए मंत्रियों की राह देख रहा है, लेकिन अभी इंतजार और कितना लंबा खिंचेगा कहना मुश्किल है। हालांकि नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा हो चुका है, आला कमान से मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन लिस्ट का ट्विस्ट खत्म होता नहीं दिख रहा। उधर बीजेपी अब भी कह रही है कि फैसले की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा है, थोड़ा धीरे धीरे इंतजार करिए। जब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा कि फैसले कैसे होते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर देरी को लेकर विपक्षी कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। साथ ही आरोप भी लगा रही है कि इस लेट लतीफी की वजह से शासन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। अभी सरकार बनी भी नहीं है, विभाग का पता नहीं है, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है। सारे सीनियर लीडर देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो ये दिशाहीनता की शिकार ये सरकार दिखाई पड़ रही है। बहरहाल 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि विष्णुदेव साय की कैबिनेट कैसी होगी, इसमें नए पुराने चेहरे शामिल होंगे या फिर नो रिपीट वाला गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक बजाज जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अभय नारायण राय हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, इंतजार और कितना, 17 दिन तो हो गए। थोड़ा और रुकिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। सब प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी उच्च नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद वो बहुत जल्दी अपनी लिस्ट जारी करेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार फिर से एक बार गतिमान होते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा बताइए, जो इतना समय लग रहा है इसमें। एक कहावत है, ये बीरबल की कौन सी खिचड़ी ऐसी पक रही है जो पकने को ही तैयार नहीं। देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की लगातार व्यस्तता है। अभी गुरु घासीदास जी की जयंती बनाए हैं, उसके बाद 3 दिन अभी सत्र में बीतेगा। उसके बाद सब चर्चा होगी, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और सभी क्षेत्रों का भौगोलिक दृष्टि से, जाति दृष्टिकोण से, उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से ये मंत्रिमंडल एक अच्छा मंत्रिमंडल होगा, एक काम करने वाला मंत्रिमंडल होगा। ये आप देखते रहिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत अच्छी खबर है। वैसे जितना मैंने बड़े नेताओं को सुना है, सबने यही कहा कि मुश्किल से 4-5 घंटे सोने को मिलते हैं। तो व्यस्त तो सभी हैं सर, लेकिन इतनी भी क्या व्यस्तता कि अपने साथियों को चुनने का समय ना मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी देख लीजिए, सत्र चल रहा है, सत्र में अनुपूरक बजट लाना है। हमने बहुत सारी घोषणाएं की हैं अपने घोषणा पत्र में। प्रधानमंत्री आवास के लिए घोषणा की थी, उसके निर्णय भी मंत्रिमंडल ने ले लिया। 18 लाख
प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। इसी तरह से धान के का बोनस भी देना है और महतारी वंदन योजना में 25 तारीख से सब प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन ये बजट, अनुपूरक बजट पास करना पहली प्राथमिकता है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी सभी तरफ निगाह जमाए हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा और आप देखेंगे कि आपके इस चैनल में सारे मंत्री बहुत जल्दी शपथ करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वो तो खैर समय आना ही है, अब वो कितने दिन का समय है उसी का इंतजार है। अभय नारायण राय जी, क्या लगता है ये जो समय बढ़ रहा है, जाहिर बात है आप भी इंतजार कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दिशाहीन हो चुकी है सरकार। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश को लेकर भी कहा जा रहा है कि इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश को। क्या थोड़ा पेशेंस विपक्ष को भी रखना चाहिए? देखिए, विपक्ष तो पेशेंस रखा हुआ है और विपक्ष के कोई जल्दी नहीं है। ये आराम से और 15-20 दिन मजे कर लें, 3 लोग शासन चला लें। 3 से 13 होना है, उसमें 17 दिन लग गए और जब 13 हो जाएंगे तो पता नहीं कितने दिन तक झगड़े सुलझाए जाएंगे, कौन नाराज होगा, किसको मनाया जाएगा। लेकिन ये उनका अपना मामला है। कांग्रेस तो ये देख रही है कि 3100 रुपये आपने धान का समर्थन मूल्य घोषित किया है। किसान रोज धान बेचने जा रहा है और उसको 2100 रुपये मिल रहे हैं। बाकी पैसे कब मिलेंगे? आज अनुपूरक बजट में भी उसकी कोई राशि का प्रावधान नहीं आया। 21 कुंटल आपने कहा था, भूपेश सरकार 20 कुंटल ले रही थी, अभी भी 20 कुंटल ही बिक रहा है। तो किसान को मंत्रियों की चिंता नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता को मंत्रियों की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता तो देख रही है कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे और तुरंत मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण होते ही लागू होने चाहिए थे, न महतारी वंदन की कोई योजना दिखाई दे रही है, न 3100 रुपये धान का कीमत दिखाई दे रहा है और न 21 कुंटल। हमको विश्वास है कि ये करेंगे, लेकिन क्यों लेट हो रहा है, क्यों देरी हो रही है? और अभी आपने एक शब्द यूज किया, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में तो कम से कम कुछ कानून व्यवस्था होती है जिसके तहत वो चलता है। यहाँ तो ये कांग्रेस तो कहते थे कि दिल्ली से चलता है, हाईकमान चलाता है। यहाँ तो भाजपा भी नहीं चला रही है, सिर्फ 2 लोग, मोदी और अमित शाह। मोदी की गारंटी, मोदी का मुख्यमंत्री और अमित शाह के मंत्री आएंगे। अब पुराने बनेंगे, नए बनेंगे, केवल नए बनेंगे, ठीक, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है राजनीति के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता पछताना प्रारंभ कर दी है। ठीक, बाबूलाल शर्मा जी, देखिए इस पर तो हम रोज चर्चा कर ही रहे हैं कि क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन आज मैं उससे पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि मैसेजिंग क्या हो रही है यहां से? क्या मैसेजिंग भी इस सरकार की ओवरऑल छवि पर क्वेश्चन मार्क कर रही है? जैसा अभी अभय नारायण राय जी कह रहे थे कि भाई आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या इससे ये नहीं लग रहा है कि क्या सारी चीजें दिल्ली से ही तय होंगी, वहीं से फैसला आएगा, उसके बाद ये सरकार आगे बढ़ेगी? क्या इस तरह की मैसेजिंग हो रही है? ये संकेत है कि स्थानीय नेताओं का कहीं भी कोई निर्णय जो है वो कहीं लागू हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये शंका लोगों के मन में आ गई है। शायद स्थानीय नेताओं के जो बातें हैं उनको ऊपर सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है, ये संकेत जा रहे हैं। और क्या मंत्रिमंडल वहीं से बनकर आएगा, उनकी मर्जी से बनकर आएगा जो यहाँ काम करेगा, तो यहाँ के विष्णुदेव साय के नियंत्रण में कैसे रहेगा, ये भी एक संकेत जा रहा है कि क्या होगा। ये स्थिति बड़ी विषम है और वास्तव में ये देखी जाए बहुत बड़ी चुनौती इन्होंने स्वीकार की है। इतने सांसदों को यहाँ से लड़ा दिया, लगभग सभी जीत गए एक को छोड़ करके, तो अब किसको बनाए, मैंने किससे याद रखे, किससे भूल जाए वाली स्थिति बन गई है। आप देखिए, ओबीसी वर्ग से अरुण साव, मोतीलाल साहू, धर्मलाल कौशिक, ओपी चौधरी, अजय चंद्राकर, सभी मंत्री बनाए जाने योग्य हैं और 2 लोगों को बनाना है। एक बन चुका है, एक को और बनाना है। किसको बनाए, किसको छोड़े, बताइए, ये वाली स्थिति है। और आदिवासी वर्ग से जो है विष्णुदेव साहब बन चुके हैं, राम विचार नेता रेणुका सिंह, केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, गोमती साहब, सभी बनाने योग्य हैं। सामान्य वर्ग में है जो बरुण अग्रवाल, राजेश महत, अमर अग्रवाल, विजय शर्मा,
रमन सिंह, धर्मजीत सिंह, रमन सिंह अध्यक्ष बन गए हैं, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बन गए, बाकी 5 में से किसको ले किसको छोड़े, ये वाली स्थिति है। एससी वर्ग से वैसे ही पुन्नूलाल मोहले, दयालदास बघेल, गुरु खुशवंत और एक अलग से है भैयालाल रजवाड़ी, सभी मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। किसको बनाए किसको छोड़े वाली स्थिति है। तो मुझे लगता है कि 2-3 लोगों को इनमें से लिया जाएगा और बाकी सारे नए रहेंगे। मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसे संकेत मिल भी रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी तो देखना पड़ेगा सर बाबूलाल शर्मा जी कि आगे इन नेताओं को क्या डिमोट कर क्या ये माना जाए डिमोट कर राज्य में रखना चाहती है? क्या बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि अब हम ट्रांजिशन चाहते हैं, आपकी उपयोगिता शायद अब नहीं है, या फिर ये मैसेज देना चाहती है कि नहीं आपकी उपयोगिता है, आपको हम लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करेंगे? क्या ये भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि किसको पूरी तरह से साइडलाइन करना है, किसको प्रदेश की राजनीति तक सीमित रखना है, या किसको अब आगे लोकसभा में दोबारा से लाना है? ये क्लैरिटी होती तो शायद फैसला हो चुका होता। देखिए, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं हाईकमान की नजर में जिनकी रिपोर्ट्स जो है, इनकी सरकार के दौर में, ये 2013 का और 18 का जो वक्त था, उस दौर में जो है ये नाराजगी कार्यकर्ताओं को मंत्रियों से थी, कुछ मंत्रियों से। उनके जो व्यवहार थे वो बहुत खराब थे, ऐसी रिपोर्ट हाईकमान के पास थी। उन लोगों को डिमोट भी किया जा सकता है, लेकिन बहुतायत भारतीय जनता पार्टी किसी को बाहर नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने सबका कहीं न कहीं उपयोग करती है, भले ही ऊंचा या नीचा आदमी व्यक्ति जो होगा वो हो सकता है अपनी ऊंचाई बहुत ज्यादा समझता हो तो उसको छोटे पद पे बैठा दिया जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है चूं चपट कोई नहीं करता। आप देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान अभी तक कोई बयान नहीं दिए हैं। डॉक्टर रमन सिंह को कहा गया कि आप सीएम के स्पीकर पद में बैठिए, चुपचाप बैठ गए। इनकी पार्टी में ये समझ में नहीं आता है किसका क्या होगा, लेकिन कोई प्रकार का विरोध कहीं कोई नहीं कर पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नए लोगों को मौका दे, क्योंकि गुजरात का जो फार्मूला था वो सफल हुआ है और कार्यकर्ताओं में एक संकेत गया है, एक संदेश गया है कि किसी को भी कोई भी पद मिल सकता है, तो उसमें एक उत्साह का वर्धन हुआ है। इसलिए जो है मुझे लगता है यहां भी प्रयोग होगा। अशोक बजाज जी, ये मैसेजिंग शायद सरकार के लिए सही नहीं जा रही है, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और अभी आने ये 5 साल तो वो इस तरह से भाजपा के खिलाफ बोलेंगे ही और भी कई कालखंड तक ये विरोध करते रहेंगे। इन्होंने जो वादा खिलाफी की, जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, 5 साल में जनता का मुंह भंग हो गया इनसे, तो ये तो करेंगे ही। जनता ने इनको विपक्ष में बैठाया है, ये सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी कई दशकों तक लड़ते रहे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक थोड़ा सा भरोसे की सरकार है। ये पूछना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति आज कांग्रेस में होती तो बीजेपी क्या इस पर कह रही होती कि नहीं इतना यहाँ पर प्रदेश चलाना है, फैसला इसी तरीके से लिया जाता है, उस पर मंथन होता है। देखिए, किसी एक राज्य में अगर हो गया होता तो ये बात आती। अभी हमारे तीनों भाजपा शासित राज्य हैं, नए नवगठित हैं, वहां कहीं भी नहीं हुआ है, सब जगह प्रक्रिया के अंतर्गत है और सब एक साथ होगा। और आप देख लीजिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है, उनकी प्राथमिकता है धान का बोनस कैसे मिले, 18 लाख ग्रामीणों को कैसे आवास मिले, और इस तरह से हमने जो अन्य वादे किए हैं, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत इनके खाते में पैसा कैसे आ जाए, समयबद्ध हमारी घोषणाएं कैसे पूरी हो, ये प्राथमिकता। इन प्राथमिकताओं के लिए वो एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं। अशोक जी, क्या ये भी देखिए, बाबूलाल शर्मा जी ने तो एक एक नाम गिना दिए कि कितने नाम हैं वहां पर। अगर आप जातीय समीकरण साधेंगे, क्षेत्रीय समीकरण की बात सामने आ रही है, ज्यादा से ज्यादा 5 संभागों से 2-2 मंत्री और किसी से एक आध ज्यादा हो सकता है, तो ऑप्शन तो लिमिटेड ही है, 13 लोग ही बनने हैं। क्या वो भी एक दिक्कत है? हर कोई अपनी दावेदारी कर रहा है। बेशक आप ये कहें कि अनुशासन वाली पार्टी है, जो हमें बाहर नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर माथापच्ची हो रही है, दबाव वाली पॉलिटिक्स हो रही है। अब मीडिया वालों को कहां से दिखाई देता है पता नहीं, मैं तो कह रहा हूं हमें नहीं दिख रहा। मैंने यही बोला सर, शायद जो हमें नहीं दिख रहा। पार्टी पूरी तरह से चिंतन करके और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए और इसके बाद जो 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं
उस सब चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए अपना निर्णय करेगी। हमारी प्राथमिकता फिलहाल ये है कि हम अपने घोषणाओं को कैसे अमल में लाएं, और इसके लिए अभी अनुपूरक बजट आ गया। लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आया है, और हम चाहेंगे कांग्रेस के लोग इसका करतल ध्वनि से स्वागत करें और आगे काम सरकार तेजी से करे। मैं एक कंपैरिजन वाला सवाल अभय नारायण जी आपसे पूछना चाहता हूं, और सवाल यह है कि एक तरफ वहां पर मंथन चल रहा है, वहां 3 बार के मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष के लिए बोला गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्यों देरी है, उसके तमाम कारण भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर जो अनुशासन की बात बताई जा रही है, बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा, वो तो दिखती है कि कोई बयान सामने नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस में हार के बाद क्या हो रहा है, वहां पर कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं शिकायतें लेकर। कई लोगों को जिन पर आपने कार्रवाई की वो नाराज हैं, कुछ लोग खुले तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। जो पूर्व में मंत्री रहे वो ये कह रहे हैं कि यहां तो सब अपना अपना में हार गए। एक बड़े आदिवासी नेता जिनको आप लेकर आए थे, जिनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया, वो छोड़कर चले गए। तो क्या वो अनुशासन बीजेपी के कंपैरेटिवली, मैं कंपैरिजन वाला सवाल पूछ रहा हूं, वो कांग्रेस में उसकी अभी भी कमी है कि वहां इतना सब बदलाव हो रहा है लेकिन बयान नहीं है, और यहां पर खुलकर पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं? देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में है और नहीं बोल रहे हैं, वो अमित शाह और मोदी का डर है। मैंने कहा ना, ये सरकार भाजपा की नहीं है। आडवाणी युग, अटल बिहारी वाजपेयी युग समाप्त हो चुका है। अशोक बजाज जी बैठे आडवाणी युग के नेता हैं, वाजपेयी युग के नेता हैं। ये मोदी और अमित शाह युग के नेता नहीं है। तो जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, और सबको मंत्री बनने का है, बोल देंगे तो मंत्री नहीं बनेंगे। और कांग्रेस पे जहां तक सवाल है, कोई लालच में और कोई पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अगर कोई हार हुई है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा करने की बात हर नेता कर रहा है। लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और जो अनुशासन से बाहर जाकर रख रहे हैं उनको हम नोटिस दे रहे हैं और निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो नोटिस तो निकालने का भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो डर है, भय है, वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं है। नहीं तो इतना डर तो पार्टी में, कांग्रेस में भी होना चाहिए कि जो पार्टी फोरम है कम से कम उस पर ही लोग अपनी बात रखें जाकर। बिल्कुल, कांग्रेस यही प्रयास कर रही है, और जो भी अनुशासन तोड़ रहा है उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो रही है, और होती है। परिस्थितियां ऐसी बनती है। छत्तीसगढ़ की जनता कह रही थी, मीडिया कह रही थी, हमारी योजनाएं कह रही थी, हमारा काम कह रहा था कि हमारी सरकार बनेगी। हमने 5 साल सेवा की। मैं तो उस पर भी जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति, भाजपा के किसी व्यक्ति को आप लेकर आए और उनको वो सम्मान देने की बात कही, क्योंकि वो शिकायत कर आए थे कि मुझे पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिल रहा। वो चुनाव हारते ही क्या कांग्रेस में भी सम्मान खत्म हो गया उनका? देखिए, नंद कुमार दाई जी आए थे, हमने उनका सम्मान किया, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक मांग पूरी हो गई। वो आदिवासी नेतृत्व की लड़ाई 2003 से लड़ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, और इसीलिए उन्होंने पद छोड़ा था। आज वहां आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया, तो हो सकता है उनको लगा हो कि मेरी मांग पूरी हो गई, इसलिए वो चले गए हों। उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, कारण तो नहीं बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री बनना, जिसका स्वागत कांग्रेस ने भी किया, और नंद कुमार साहब जी तो मांग यही करते रहे, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया। तो भूपेश बघेल तो आदिवासी नहीं थे, और जहां तक मुझे पता है कोई ऐसा विचार भी नहीं था कांग्रेस का कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर वो कांग्रेस में आए। ये तो मेरे को थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया सर। नहीं, वो अपनी पार्टी में इच्छित थे। वो भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाई, अच्छा, उनका कांग्रेस के लिए पैमाना अलग था, बीजेपी के लिए पैमाना अलग था। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। वो अपनी पार्टी में लड़ाई लड़ रहे थे, और जब वहां आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तो उनकी मांग वहां पूरी होती दिखी होगी, तो उनको लगा होगा कि कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। ठीक, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, बाबूलाल शर्मा जी, मैं इसी पर आपसे भी जानना चाहता हूं कि एक तरफ उधर माथापच्ची मंत्रिमंडल को लेकर तमाम समीकरण, लेकिन फिर भी आवाज नहीं आ रही। उसको कांग्रेस डर का नाम दे रही है, मीडिया में अनुशासन नाम दिया जा रहा है, आप भी अनुशासन की बात कह रहे हैं, बीजेपी भी अनुशासन की बात कहती है,
लेकिन कांग्रेस में जो हो रहा है और जिस तरह की स्थितियां हैं, क्या आपको लगता है कि अगर बड़े नेताओं को बीजेपी में जगह नहीं मिलती है आने वाले समय में, इस सरकार के दौरान 5 साल में कोई वैसी स्थिति बन सकती है, कोई नाराजगी, कोई समानांतर सरकार चलाने जैसी स्थिति कोई सीनियर लीडर करेगा? देखिए, उनको डिमोट अगर किया जाता है जो पुराने नेता हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अनुशासन तोड़ करके कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि उनके मन के अंदर एक निराशा आएगी, और जहां निराशा आती है वहां पर अपवाद देखता है आदमी, कुछ और खोजता है, विकल्प खोजता है, कुछ सोचता है, कोई विचार करता है। लेकिन वो आरएसएस का एक अनुशासन ऐसा है जो मैक्सिमम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के लोग हैं, बैकग्राउंड वही है उनका, वो लोग जो है वो त्याग तपस्या पर विश्वास करते हैं। इसलिए कोई बोलेगा नहीं, लेकिन निराश जरूर हो जाएंगे, और निराश हुआ व्यक्ति जो है वो पार्टी के किसी काम का रहेगा कि नहीं रहेगा, ये विचार करने वाली बात है। और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, मैं जो बता रहा हूं आपको, कि शपथ की तैयारी पूरी हो गई होगी और तिथि और मंत्री तय नहीं है, नई चीज। और विधानसभा में मंत्रिमंडल का परिचय दूसरे दिन किया जाता है। आज मंत्रिमंडल का परिचय दिया गया, सिर्फ 2 मंत्रियों का परिचय दिया। विपक्ष ने पूछा कि मंत्री कहाँ है, ये तो डिप्टी सीएम है, मंत्री कहाँ है आपके? विभाग भी नहीं बंटवारा हुआ, मंत्री भी नहीं हुए, ये प्रश्न पैदा हो गया। तो थोड़ा सा जो हुआ वो की स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति उपजी है, इसकी चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर में हो रही है कि आखिर क्यों मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है। मेरा विचार ये है, इतने लोग मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं और बनाना मात्र 10 मंत्री है, ये जो है एक बड़ी चुनौती इनके सामने आई हुई है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, हालांकि अब जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि पावर जो रहती है वो मुख्यतः मुख्यमंत्री के हाथ में रहती है। कई जगह हमने ये भी खबरें सुनी कि भाई बेशक डिप्टी सीएम है या कोई भी है, लेकिन उनको उतनी तरह की पावर नहीं होती है, खासकर वो सरकार अगर विपक्ष में आ जाती है तब वो खबरें और ज्यादा जोर पकड़ने लगती हैं। तो क्या बहुत ज्यादा जब मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है तो सरकार के चलने में उसका कितना फर्क आप देखते हैं, और मंत्रियों का ना होना इसका कितना असर पड़ता है गवर्नेंस में? जैसे डिप्टी सीएम का कोई संवैधानिक पद नहीं है, न उनको विशेष मुख्यमंत्री के जैसे कोई अधिकार है। मुख्यमंत्री को पर्याप्त अधिकार है, असीमित अधिकार है, और उनके निर्देश पर, उनके इशारे पर ही सारे काम होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद में जब लोग आ जाते हैं और वो अपनी क्षमता के अनुसार अपने विभाग के काम देखते हैं, तो सीएम का जो पद है वो हल्का होता है थोड़ा, उनको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आश्वस्त रहते हैं और सिर्फ नजर रखते हैं कि इस विभाग में क्या काम हो रहा है, शिकायतों पे ध्यान देते हैं और शिकायतों पर मंत्रियों को सलाह देते हैं। ये एक तरीका होता है सिस्टम चलाने का। तो इस वक्त जो है मंत्री कोई नहीं है, विभाग किसी के पास नहीं है, सारे विभाग इस वक्त मुख्यमंत्री के पास मौजूद है, और निर्णय होने में देरी होगी। निश्चित रूप से जो है सलाह कहीं से नहीं मिल रही है, ये परेशानी। मंत्रिमंडल होता है तो बैठ के सलाह की जाती कैबिनेट में, कितनी बैठकें करेंगे, कितनी फाइल देखेंगे, ये तो जहन में है ही, और ये सवाल भी है। और गवर्नेंस के लिए जो सिस्टम बना है उसकी आवश्यकता तो है ही, लेकिन कितनी दिन, और ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय इतना ही है, अब उम्मीद यही है कि इंतजार जल्द खत्म हो, सरकार में फुल फ्लैश